हेलो स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इंडिया और चाइना के रिलेशन को हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के इंडिया चाइना रिलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि इंडिया और जो चाइना का रिलेशन था वो बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से उसने मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर भी हुई, लेकिन सुधारने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स ने इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। राजीव गांधी विजिटेड टू चाइना इन December 1988, provided the impulse for an improvement in India-China relation. राजीव गांधी ने 1988 में चाइना की यात्रा करी और इसके पीछे क्या रीज़न था कि भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ सुधार आए। सिंस देन बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर। और इस यात्रा के बाद दोनों देशों ने कोशिश करी कि जो बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको किसी तरीके से शांत किया जाए। दे हैव ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपनड 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। साथ में दोनों देशों ने कल्चर एक्सचेंज के लिए और साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए और ट्रेड के लिए अपने इंडिया ने 4 बॉर्डर्स को ओपन करा जिससे कि वो चाइना के साथ ट्रेड कर सके। विद इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999। और भारत और चाइना का जो ट्रेड है वो 99 से 30% हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। मोर पॉजिटिव perspective on relations with China has emerged. Bilateral trade between India and China has increased from 338 millions in 1992 to more than 18 billions in 2006. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड था वो धीरे धीरे 2006 तक आते आते कहाँ तक पहुँच गया, 18 बिलियंस तक पहुँच गया। मोर रिसेंटली बोथ कंट्रीज हैव एग्रीड टू कॉपरेट विद ईच अदर इन एरियाज दैट कुड अदरवाइज क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, सच एज बिडिंग फॉर एनर्जी डील्स एब्रॉड। और जैसे जैसे मतलब ये दोनों देश आगे बढ़ते रहे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आए जिसमें ऐसा लगता था कि कहीं इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। और वो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या रीज़न था कि एनर्जी के लिए जो डील है, मतलब एब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो एनर्जी के लिए जो डील की जा रही है, तो कई बार दोनों के, क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड है एनर्जी डील के लिए, तो मे बी कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का इशू ना बन जाए। At the global level, India and China has adopted similar policies in international economic institutions like the World Trade Organization. साथ में भारत और चाइना दोनों ने अपनी एक जैसी पॉलिसीज़ बनाई हैं किसके लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, WTO के लिए। India's nuclear test in 1998 sometimes justify on the ground of a threat from China. भारत ने 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे और ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये चाइना को एक थ्रेट ना दे रहा हो। Did not stop great interaction. It is true that China was seen as contributing to the build up the Pakistan nuclear program. लेकिन चाइना ने जो इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था उसके लिए मतलब दोनों के रिलेशन ख़राब नहीं हुए, लेकिन ये भी बात बहुत हद तक सच है कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में। China's military relations with Bangladesh and Myanmar was viewed as hostile to India's interest in South Asia. साथ में चाइना के जो मिलिट्री रिलेशन थे बांग्लादेश और म्यांमार के साथ वो बहुत अच्छे रहे। However, none of these issues is likely to lead the conflict between the two. One side of this is that the talk to the resolve the boundary questions have continued without interrupting and military to military cooperation is increasing. साथ में दोनों देशों ने अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसे दूर करने की कोशिश करी और इंडिया एंड चाइनाज लीडर्स एंड ऑफिशियल्स विजिट बीजिंग एंड न्यू दिल्ली with great frequently and both sides are now becoming more familiar with each other. साथ में हम हाल के वर्षों में देखते हैं कि दोनों देशों के जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो बीजिंग और न्यू दिल्ली की उन्होंने लगातार यात्रा करी है और दोनों ने अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करी है। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन लिंक्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड ग्लोबल कंसर्न शुड हेल्प एस्टैब्लिश अ मोर पॉजिटिव एंड साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट populous countries of the world.
साथ में दोनों देश जनसंख्या में सबसे मतलब जनसंख्या में भी देश में पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इसीलिए इन दोनों देशों ने आपस में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लिंक्स जैसे कि कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, ग्लोबल कंसर्न्स हो गए, इनके ऊपर एक जैसे विचार रखे और दोनों ने अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करी। अब हमने अभी तक जो पढ़ा वो इंडिया और चाइना का रिलेशन पढ़ा, तो हमने देखा कि शुरू से लेकर एंड तक हमने इसके 3 फेजेस देखे। स्टार्टिंग में हमने देखा कि दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से आपस में मनमुटाव हुआ, और एंड हमने देखा कि अब दोनों देश आपस में ट्रेड के जरिए अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ते हैं, जापान के बारे में पढ़ते हैं। सबको पता है कि जापान एशिया की एक ऐसी कंट्री है जो सबसे टेक्नोलॉजी वाइज सबसे ज़्यादा एडवांस है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फेमस जापानीज ब्रांड सच एज सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मज़दा। हम सब ने जापानीज ब्रांड कौन कौन से, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा और टोयोटा एंड मज़दा के बारे में तो सुना ही है। दे हैव ए reputation for marketing high technology products. Japan has very few natural resources and import most of its raw material. जापान जो है, जापान के पास अपने कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वो ज़्यादातर जितना भी रॉ मटेरियल है वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इट मीन्स वो बाहर से मंगाता है। इवन दैन इट प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेज़ी के साथ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा और आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है। कौन सा देश, जापान। It is the only Asian member of the G8. It is the 10th most populous nation in the world. साथ में एशिया का केवल एक ही मेंबर है जो G8 की ग्रुप में शामिल है, और वो कौन सा देश है, जापान। और साथ में वर्ल्ड की सबसे मतलब 10th पॉपुलर, मतलब जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड में 10th रैंक पर जापान आता है। जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर्ड द destructions caused by nuclear bombs. It is the second largest contributor to the regular budget of the UN, contributing almost 20% of the total. साथ में जापान ही पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब से जो तबाही हुई है उसको देखा है। साथ में यूएन के बजट में जापान कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 20% कंट्रीब्यूट करता है। जापान हैज़ ए सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस सिंस 1951, और जापान ने एक सैन्य समझौता किसके साथ कर रखा है, यूएस के साथ 1951 से। एज पर आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज ए सोवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट और यूज ऑफ द फोर्स एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. Although Japan military expenditure is only 1% of its GDP, it is the 4th largest in the world. जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिख रखा है कि वो वॉर में इंटरेस्ट नहीं है, और वो कभी भी जो अपनी मिलिट्री बनाएगा वो वॉर के लिए नहीं बनाएगा। इसीलिए जापान अपनी जीडीपी का केवल 1% किस में कंट्रीब्यूट करता है, मिलिट्री में। उसके बाद भी वो वर्ल्ड की कौन सी रैंक पर आती है, उसकी आर्मी 4th पर। Keeping all this in mind, do you think that Japan can efficiently function as an alternative centers of power? Also find out about the agreement signed during the visit of India Prime Minister Manmohan Singh to Japan during December 2006. तो इस तरीके से हमने जापान की जो क्वालिटीज़ देखी, जापान के बारे में जो पढ़ा, तो कहीं ना कहीं वो भी हमें एक अल्टरनेटिव सेंटर दिखा रहा है पावर का। तो इस तरीके से आज हम लोग चैप्टर का एंड करते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, कि हमने देखा कि किस तरीके से पावर, ये जो रीजनल कॉर्पोरेशंस बने हुए हैं उनमें किस तरीके से डिवाइड हुई है और किस तरीके से ये सारी कंट्रीज़ मिलकर वर्क कर रही हैं।